साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समाधि श्वास अंदर और बाहर, और अपना समय लेते हुए जब भी अच्छा लगे हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आप सभी का इस होलिस्टिक कुकिंग के कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम जानते हैं जो स्प्राउट होता है उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज से हम स्प्राउट कर सकते हैं और वो हमारे लिए क्या बेनिफिट देता है। ठीक है, तो आज जो हम जब कभी हेल्थी डाइट की बात करते हैं या किसी से कहते हैं तो अंकुरित अनाज के बारे में हमको एक बात सभी बोलते हैं कि स्प्राउट खाओ, है ना। स्प्राउट या फिर अंकुरित लो, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, यह हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है ना, या हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? जैसे इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है, इसमें विटामिन होते हैं, इसमें फाइबर भी है ज्यादा, और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ना? और ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्प्राउट को अपने आहार में है वो शामिल कर रहे हैं, है? तो आज हम देखेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में, है ना, आयुर्वेद के शास्त्र में कौन सी जानकारी हमें मिलती है कि आयुर्वेद में, आयुर्वेद शास्त्र में आमतौर से हमें खाने में बहुत सारी दालों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूंग है, चवली है, चना है, मटकी है, मसूर है, राजमा है ना। तो इन सब का हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र में दो वर्गों में इन धान्यों को बांटा गया है ना? तो एक आयुर्वेद की भाषा में एक सुख धान्य है ना। ये दो वर्ग है, तो एक सुख धान्य है और एक है सिंबी धान्य धान्य वर्ग। तो जैसे सुख धान्य में है गेहूं है, राइस है, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब उसमें आता है। और सिंबी धान्य जो है उसमें है ये सब, जो मूंग है, राजमा है, चौली है, मटकी है ना। तो ये बहुत सारे जो पल्सेस हैं वो इसमें आते हैं सिंबी धान्य में, है ना। तो ये जो पल्सेस हैं उनके जो गुण धर्म क्या है, उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, या उसके फायदे किन किन अवस्थाओं में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से डिटेल में इस आयुर्वेद में बताया गया है। तो आयुर्वेद के अनुसार ही हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये सिंबी धान्य है ना, वो किसके लिए अच्छी है और किसके लिए ठीक नहीं है। तो आयुर्वेद के अनुसार इनके क्या गुण धर्म है। अगर आपको अंकुरित धान्य यानी जो स्प्राउट खाना है, तो वो पकाने का उसका सही तरीका भी क्या है ना, और आप कितनी मात्रा में उससे खाएं, है ना, और उसको खाते समय आप क्या क्या सावधानियां बरतें, तो इनके बारे में हम जानते हैं, ताकि उस स्प्राउट से जो बहुत तो फायदा है वो हमें मिल सके, है ना। तो आचार्य चरक संहिता और
आचार्य जो वाग्भट है, अष्टांग संग्रह में इन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है ना। तो क्या बताते हैं इनको, ये सिंबी धान्य को कहते हैं मधुरा शीतला दुर्व्यो बलभ्रो रक्ष नात्मिका, है ना, रुक्षनात्मिका। तो इसका जो रस है वो क्या है, स्वाद है वो मधुर है, मीठा है और कसैला है ना, कसाय है इसका जो स्वाद है वो। और ये इसकी तासीर जो है वह ठंडी है, शीत है ना। और ये रुक्ष है, यानी थोड़ा सा रूखापन लिए हुए है ना। और गुरु माने पचने में भी थोड़ा सा हैवी होता है। तो सभी जो सिंबी धान्य में आने वाले जो पल्सेस हैं उनके गुण धर्म बताए हुए, तो वो कहते हैं कि ये मीठे कसाय, मीठे व कसाय स्वाद के होते हैं और शीतल हैं, यानी ये ठंडी है ना। गुरु है यानी पचने में हैवी है और इसे पचाने में समय भी लगता है। तो इसके साथ ही ये शारीरिक बल को भी कम करने वाली है और ये रुक्षता है यानी शरीर में रूखापन उत्पन्न करती है ना। तो चरक ऋषि कहते हैं कि सिंबी रुक्षा कसाया च कोष्ठे वात प्रकोपिनी, है ना। तो ये रूखेपन के कारण व कसैले स्वाद के कारण आपके आंतों में जो वात का प्रकोप होता है ना, उसको वह बढ़ा देता है ना। तो उसके साथ ही वो बताते हैं कि न चक्षु सयने, आंखों के लिए भी ये उतना अच्छा नहीं है ना। और विष्टाम्बी यानी मल को बांधने वाली भी है, ये मल को बांधने वाली है ना, क्योंकि कब्ज कब्ज भी इससे हो सकता है। तो अर्थात जिनको कफ है और उनको तकलीफ हो सकती है ना, कफ वालों को यदि ज्यादा स्प्राउट खाएं तो उनको तकलीफ हो सकती है। और अगर आप इन दालों को अंकुरित धान्य के रूप में जब आप सेवन करते हैं तो ये पचने में और ज्यादा हैवी हो सकती है। तो इसे हमें देखकर समझकर ही यूज करना है। तो अंकुरित आहार का सेवन कौन कर सकता है, ये हम अभी जान, जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है या जिनकी जठराग्नि बहुत अच्छी है, तो वे लोग इसका बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, मेहनत करने वाले हैं। तो ये लोग और हाँ, और जो बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिनकी शारीरिक शरीर से ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके लिए धान्य जो है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उनके पाचन शक्ति भी अच्छी रहे, पाचन शक्ति उनकी अच्छी रहती है। यदि उन्होंने इसे खाया तो चल सकता है ना? अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और उससे जब मेहनत करते हैं तो भूख भी खुलकर लगती है और ये पचने में आसानी होती है। तो अंकुरित आहार का जो सेवन है वो हमें थोड़ा संभल कर करना चाहिए, है ना, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जिनकी, या जिनको कब्ज है, एसिडिटी है, जिनको भूख नहीं लगती है ना, या जिससे कुछ भी खाया वो ठीक से पच नहीं पाता है, तो इसे खाने से तकलीफ उनको बढ़ सकती है। तो जिनकी प्रवृत्ति वास दोष है ना, और तो वे यदि इसे खाएं तो वात दोष जो है उनका वो बढ़ सकता है ना। उनको शरीर में बहुत ही ज्यादा जिनका रूखापन है उनके लिए भी यह ठीक नहीं है ना। तो जिनको आंखों से संबंधित कुछ बीमारी है, उनके लिए भी ये नहीं है, क्योंकि यानी आंखों के लिए भी यह ठीक नहीं है। तो छोटे बच्चे हैं या वृद्ध हैं जिनकी अग्नि बहुत मंद है ना, तो उनके लिए ये तकलीफ दे सकता है। तो रेगुलर बेसिस पर जो लेते हैं तो सावधानी से हम लेंगे तो उससे हमें तकलीफ बढ़ सकती है। तो अंकुरित जो हम ये आहार है, अंकुरित अनाज है, उसे लेने की विधि क्या है ना। तो उसमें चरक ऋषि बताते हैं कि जो बलवान है, जो फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, वो सिंपी ध्यान या
पल्सेस को थोड़ा सा स्टीम करके या फिर ऐसे ही इसको घी के साथ या तेल के साथ हल्का सा सोते करके, है ना, हल्का सा सोते करके खाएं तो बहुत अच्छा है उनके लिए। तो उन्होंने एक शब्द भी यहाँ पर यूज किया है, सतने, यानी कि घी या ऑयल, इसके साथ यदि हम खाएं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, तेल में भून कर या घी के साथ, है ना। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो घी के साथ मिलने से उनके दोषों को कम कर देती है। तो इसे खाने का सही तरीका भी है ना क्या है, तो ये छिलके वाली लेना ज्यादा बेहतर है ना? छिलके वाली दाल लेने से बहुत अच्छा होता है। इसे रात भर पानी में हमें भिगाना है, उसके बाद फिर इसे हम जब स्प्राउट निकले तो फिर घी में स्टीम कर लें, फिर घी में या ऑयल में थोड़ा सा सोते खाना है। इसे कच्चा नहीं खाना है। तो कच्चा खाने से क्या है, फिर जिनका वात बढ़ा है वो तो और वात का बढ़ जाएगा। तो जब हम इस पर अग्नि संस्कार करते हैं ना थोड़ा सा, तो ये जो दालें हैं वह पचने में हल्की हो जाती है और हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो जब हम ये फायदा मिलता है, और ये जो दालें हैं ना वो वात बढ़ाने वाली होती है और घी के साथ मिलने से ये वात को कम करती है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसका रूखापन, इसका स्वभाव भी है जब वो रूखापन है ना, तो ये भी नहीं होने देगी। तो कब्ज है, एसिडिटी है, वो भी इससे नहीं। अब यदि हम घी या फिर तेल के थोड़ा सा सोते करके खाएंगे ना, तो ये हमारा उसका स्वभाव अपन नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा घी मिल गया तो यह एसिडिटी और कब्ज को नहीं होने देगी, है ना, और आंखों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमें इससे फायदा मिलेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे भारतीय परंपरा में वैसे भी जब हम खाना खाते हैं तो दाल चावल, है ना, उसके ऊपर हम घी जरूर ही डालते हैं, है ना। उससे क्या होता है, हमारा खाना जो है वो शुद्ध होता है। घी की 2-4 बूंद खाने में हमें जरूर डालना चाहिए। और घी के ऊपर जब हम ये दाल के ऊपर जब हम घी डालते हैं ना, तो ये पचने में भी आसानी रहती है, हमारे पाचन शक्ति को ये अच्छा करती है। तो दाल में हमें घी जरूर डालना चाहिए। चंदन नगरला असतात हा मग इकडनं असं रस्ते विचारा नाही नाही हे काही गाडी उभी ना खाली खाली जाऊन पुढे डाव्याला गेलं विचारा उमा पंकज जायचं कुठून जायचं। रंजना जी आप म्यूट करिए ना अपने आप को। रंजना जी प्लीज म्यूट करें। थैंक यू। हाँ, तो जब हम जैसे चने की दाल देखते हैं तो चने की दाल भी पचने में हैवी होती है ना। तो जैसे महाराष्ट्र में जो पोली बनता है ना, उसमें भी हम घी डालते हैं तो वो पचने में आसानी हो जाती है, अच्छा रहता है ना। तो हम दाल में घी ले सकते हैं, चने की दाल हो या फिर अरहर की दाल हो, उसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने भोजन में जो है वह घी का युक्तिपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आयुर्वेद में है ना, हरी मूंग की दाल जो छिलके वाली है ना, उसको सबसे बेस्ट बताया है। मूंग की दाल को सबसे बेस्ट बताया आयुर्वेद में ना, तो ये सबसे अच्छी दाल है। बाकी इसका दाल भी हम इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसी कुछ घी डालकर या फिर कुछ और ट्रिक से उसको हम अपने शरीर के लिए अच्छा बना सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, है ना। तो अंकुरित धान्य खाते समय हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, तो अंकुरित धान्य लेते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इसे हमें बड़े बड़े अंकुरन करके नहीं खाना है। जितना बड़ा बीज है उतना बड़ा ही यदि स्प्राउट है तो वो बेहतर है ना, वो मीठा भी लगता है खाने में। यदि बीज से स्प्राउट ऐसे लंबा हो गया ना तो वो सूखा सूखा लगता है, क्योंकि उससे पौधा निकलने की तैयारी रहती है उसकी, और पीछे साइड जो है वो सूखने लगता है। जैसे आलू प्याज होता है ना, आलू प्याज में यदि जड़ निकल आए लंबी लंबी प्याज में, तो वो पीछे की जो प्याज है वो सूखा सूखा होने लगता है। तो इसी तरह है, तो स्प्राउट भी हमें ज्यादा लंबा करके नहीं खाना, जितना बड़ा बीज है सिर्फ उतना ही स्प्राउट निकलना चाहिए। तो ये
अच्छा है हमारे लिए, नहीं तो ये फिर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है अंकुरण, है ना। और वो अंकुरण जो है वो भी सूखने लगता है और उसका स्वाद भी थोड़ा सा कसाला कसाला कड़ू सा आने लगता है। ये हम जो रेगुलर यूज करते हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना? और इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। और जो कच्चा खाते हैं, जिनकी पाचन शक्ति कम है और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी सही नहीं है ना, और बैठे बैठे हम काम करते हैं, शरीर हमारा थकता नहीं है, तो ऐसे में भी ये वचन पूरी तरह नहीं हो पाता है। तो उनको भी ये ध्यान जरूर देना है ना। तो आम दोष आयुर्वेद में एक यदि कहते हैं कि यदि हमारे पेट में जो अनडाइजेस्ट फूड है वो यदि पच नहीं रहा है तो वो आम दोष उत्पन्न करता है ना। और उस आम दोष से फिर बहुत सारी जो बीमारियां है ना वो होने लगती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी खाते हैं उनको पचना बहुत जरूरी है, तभी हमको उनके प्रोटीन और विटामिन जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो स्प्राउट वैसे भी बहुत हेल्थी है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, कैलोरीज इसमें कम होती है ना, इसलिए भी ये अच्छा है। तो इसके बहुत सारे हम व्यंजन भी बना सकते हैं स्प्राउट से। जैसे आप जानते ही होंगे स्प्राउट से हम चीला भी बना सकते हैं, स्प्राउट का मूंग चीला। तो उसको कैसे करना है, जैसे हमने स्प्राउट किया फिर उसको हमें ग्राइंड कर लेना है ना। ग्राइंड करने में जैसे हम छोटा सा अदरक डाल दें, यदि हम गार्लिक खाते हैं तो 2-4 गार्लिक डाल दें, हरी मिर्च डाल दें और फिर उसको ग्राइंड कर ले। ज्यादा पानी से नहीं ग्राइंड करें, हल्का हल्का थोड़ा सा उसके मॉइस्चर में ही उसे ग्राइंड करें। और फिर ये सब उसमें हम मिला करके और फिर उसको हम उसका सूप भी बना सकते हैं और चीला भी बना सकते हैं। तो ये जो ग्राइंड किया उसका फिर उसमें यदि हमें कुछ उसमें गाजर है, शिमला है, प्याज है, ये सब हम डाल के उसका एक चीला जैसे एक बैटर बना के चीला भी बना सकते हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। यदि हम सिर्फ स्प्राउट को ही ग्राइंड करके चीला बनाए, उसके ऊपर हम स्टफिंग भी डाल सकते हैं। तो इस 2 तरीकों से हम उस स्प्राउट का चीला भी हम बना सकते हैं। और फिर सूप भी बना सकते हैं, है ना। तो सूप हरी स्प्राउट का सूप बनाने के लिए हम 1 कप स्प्राउट का मूंग मूंग लेंगे स्प्राउट वाला, और फिर उसको स्टीम कर देंगे। स्टीम करके उसको फिर ग्राइंड करते हैं और एक पैन में फिर हम एक चम्मच घी या ऑयल जो भी डाल लें, और फिर उसमें जीरा है, जिंजर है, हरी मिर्च काट के डालें और फिर उसे उस मूंग का जो हमने ग्राइंड किया है स्टीम वाले उसको हम उसमें डाल देते हैं। और फिर उसमें फ्लेवर के लिए हम हरा धनिया डाल देते हैं या नींबू, और उतार कर फिर हम उसमें नींबू का रस डाल देते हैं और अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो ये भी बहुत अच्छा सूप है मूंग का। कौन है? ये हम जो बहुत कभी दे कभी जो दो बीमार जो भी है दे दो। और ऐसे जनरल के लिए भी मूंग का सूप बहुत ही अच्छा है। और फिर सैलेड में भी यूज कर सकते हैं, है ना? बहुत सारे स्प्राउट लिया, 1 कप लिया, उसमें गाजर है, शिमला है, प्याज जो भी हमें डालना है, टमाटर, नींबू का रस ना, ऐसा करके स्प्राउट भी का सलाद बना सकते हैं। और फिर और कुछ जैसे उसकी चाट भी बना सकते हैं, है ना। इस तरह है ना, वैरायटी की चीजें बना सकते हैं। और खिचड़ी या दलिया भी बना सकते हैं। जैसे 1 कप हम स्प्राउट लेते हैं और 1 कप दलिया, है ना, तो दोनों को हम स्टीम कर लेते हैं और या फिर खुले बर्तन में पका लें और फिर उसका एक पैन में घी डालें और फिर जीरा है, काली मिर्च है, जो भी हमें डालना है, जिंजर है, वो सब डाला और फिर इस जो पका हुआ स्प्राउट और दलिया है उसको डाल दिया और फिर जो कुछ डालना है स्वाद के अनुसार हम डाल सकते हैं। ऐसा हम स्प्राउट का भी बना सकते हैं। और फिर स्प्राउट का एक रायता भी बना सकते हैं, है ना। जैसे स्प्राउट लिया उसको हम स्टीम करते हैं हल्का सा और फिर एक पैन गरम किया, पहले दही लिया, दही में
हल्का सा नमक डाल के अच्छा उसको फेंट लिया। अब वो इसमें पैन में 1 चम्मच ऑयल डाला, फिर उसमें हम मेथी सीड डाल देते हैं, सरसों डाला, और फिर मूंग के आटे का एक हल्का सा घोल बनाकर डाल दिया, पका लिया उसको, और फिर उसी में मूंग भी डाल दिया, जो मूंग हमारा हमने स्टीम किया है उस मूंग को डाला, और फिर नमक और जो कुछ भी हल्दी वगैरह डालना है उसको डाल दिया, और फिर ऊपर से हम दही को डालें और एक उबाल आते ही बंद कर दे गैस को, क्योंकि ज्यादा दही को उबालना नहीं है। तो इस तरह हम इसका रायता भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये है स्प्राउट का, है ना। आयुर्वेद के अनुसार हम स्प्राउट को कैसे यूज करें, क्या यूज करें, है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, हम सोचते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, पर सबके लिए उसका क्या क्या, सबके शरीर में क्या क्या असर होता है, ये है ना, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें इस होलिस्टिक कुकिंग जो हमारा होने वाला है ना, में आना बहुत जरूरी है, ताकि हम कैसे करें, क्या खाना बनाएं, कैसे तरीके से बनाएं, है ना, ये सब उसमें हम सिखाते हैं। तो अभी आपको डूरा जी सब बताएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या कोर्स है, कब है ना? तो डूरा जी। हाँ जी, थैंक यू। आपने तो बहुत कुछ बताया, बहुत रेसिपीज, स्प्राउट्स की रेसिपीज, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो खाली कच्चा स्प्राउट खाते खाते बोर भी हो जाते हैं कुछ लोग जब खाते हैं। चलिए, अब हम पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, एक आप लोग अपने आप को म्यूट करें और प्लीज वीडियोस ऑन करिए। विजय जी, जया जी, प्लीज वीडियोस ऑन करें। रूपाली भी, आप भी करिए वीडियो ऑन। अब हम आते हैं अपने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स पे। सबसे पहले हमें इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इन इंट्रो सेशंस में बहुत ज्यादा कुछ सीख रहे हैं हम, उसके लिए हम कोर्स को ही धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पारुल। रूपाली जी प्लीज, कितना अच्छा लगता है कोई करता है ना ऑन, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ किसी से हम बात कर रहे हैं, सामने कोई है। मैं पूछना चाह रही थी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के बारे में, तो उनके बारे में बात करेंगे, पर आप ऑन ही नहीं कर रहे हैं अपना वीडियोस। एनीवे, तो मैं कहाँ से शुरू करूं? मैं शुरू करती हूँ फिर अपने 5 एस्पेक्ट्स से, 5 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। 5 तरीके का हेल्थ होता है। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बॉडी का हेल्थ, मेंटल बॉडी का हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिर इमोशनल हेल्थ, फिर सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये मैंने अभी अभी सोचा कि मैं ये इसके बारे में बताऊं। फिजिकल हेल्थ तो हम हमेशा कॉन्शियस होते हैं, ऑल ऑफ अस, एक एक जन, हर कोई, हर किसी का मोटो क्या होता है, हर किसी की भगवान से दुआ भी होती है कि हमको अच्छी सेहत दो, लंबी उम्र दो और खुश रखो। ये 3 चीजें सब लोग मांगते हैं ना। अ गुड हेल्थ, अ लॉन्ग लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। पर ये तीनों चीजें हमें मिल सकती है, पर ये बिना एफर्ट के नहीं मिलती हैं हमको। लॉन्ग लाइफ इज नॉट डिफिकल्ट टू हैव, उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ता है। हालांकि हम बोलते हैं हम ऊपर से दिखा के आते हैं, वो भी सही है, पर जो बंदा सही से जीता है ना, सही टोटली 100% उसका होलिस्टिक लाइफ होती है, तो वो जी लेते हैं 100 भी क्रॉस करते हैं।
तो ये एफर्ट्स क्या है, ये हमें एफर्ट करना पड़ता है। गुड हेल्थ comes only when we make an effort to be healthy. Healthy means to be 100% healthy पांचों एस्पेक्ट्स में। तो पहला आता है हमारा फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, हमारा न्यूट्रिशन, हम क्या खाते हैं, है ना, टोटल ऑन दैट, जो कि हम आपको यहाँ पर होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सिखाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। पर हम आपको यहाँ ये भी, पारुल जी आर यू रेगुलर विद अस, आप पहली बार आए हो? ओके, देन आई फॉर यू आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखो ये जो आयुर्वेदा है ना, आयुर मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज, लाइफ का साइंस ऑफ लाइफ और नॉलेज ऑफ लाइफ। नॉलेज मीन्स ज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान क्या है, कैसे जीनी चाहिए। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ होता है, एक होता है हेल्दी होना, दूसरा होता है फुल ऑफ लाइफ हेल्दी होना, इसको कहते हैं वाइटैलिटी। तेज होता है चेहरे पे, एक्साइटमेंट होती है वो ना, दैट गुड हेल्थ शाइन्स ऑन योर फेस। तो हम यहाँ आपको ये जो आयुर्वेदा है ये हमें वो सिखाता है हाउ टू बी हेल्दी पांचों तरीकों से, मेंटली, फिजिकली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी एंड बॉडीली भी। अब हमें क्या करना है एज पर हमारा कोर्स, एज पर आवर कोर्स, एज पर आवर सिलेबस, हमें भी कुछ एफर्ट्स करने हैं। पहला एफर्ट हमें करना है कि हम जो कुछ यहाँ आप लोगों को बताते हैं उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेदा हमको बताता है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स यानी कि तत्व कौन कौन से हैं? वो है अग्नि, वायु, जल, आकाश एंड पृथ्वी। सब कुछ यहाँ पे इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो सब इन्हीं 5 तत्वों से बना है। हर कोई चीज इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। हम भी उसी के बने हैं। पेड़ पौधे, सब्जियां जो हम खाते हैं, कीड़े मकोड़े, बड़े जानवर, छोटे जानवर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनीथिंग दैट इज नेचुरल, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। सबसे पहले में याद रखना है कि हम सब एक है, वी बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, ठीक है ना। हम इस नेचर है, नेचर के एक अंग है, एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें देखिए हर एक घर में अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, अपना डिसिप्लिन होता है, हर घर में होता है। ऐसे ही नेचर का भी डिसिप्लिन है। नेचर में बहुत डिसिप्लिन है, वो अपना काम सही टाइम पे सही ढंग से करता है, और वो हमसे भी यही एक्सपेक्टेशन करता है कि हम भी उसके रूल्स फॉलो करें, ठीक है। आप देखिए इंसान के बगैर सारे जानवर नेचर के हिसाब से चलते हैं। आप देखिए शेर अगर शिकार करता है वो तभी करता है जब उसे भूख लगती है, वो जिंदा लेने के लिए कभी शिकार नहीं करता है। जब तक उसका पहला शिकार रहता है 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद वो शिकार करता है। जब उसे भूख नहीं लगी होगी तो वो किसी को मारेगा नहीं। ऐसे आप देखिए ये छोटे छोटे जानवर है, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और भी उनके बराबर के जो जानवर है, ये कभी नहीं खाते हैं जब उनको भूख नहीं होती है, या जब उनको कुछ तकलीफ होती है तो वो फास्ट कर रखते हैं, 2-3 दिन भी नहीं खाएंगे खाना, अपने आप ठीक हो जाते हैं।
और जैसे ये कैट वैट है, आप देखो वो कितना, बिल्लियां कितना धूप में बैठती हैं, दे लव टू टेक इन सनशाइन। मगर हम लोग थोड़ा नेचर को हमने ध्यान नहीं दिया। इस सिविलाइजेशन में समझ लीजिए, इस डिकेड में थोड़ा हम उससे हट गए नेचर से, जो हमें नेचर ने कहा था कैसे रहो, हम हट गए। इस वजह से हम लोग बहुत मुश्किल में आए, क्योंकि बीमारियां बढ़ गई। वो बीमारियां जो पहले लोग सोचते थे अरे हो जाएगा ठीक, डॉक्टर्स पे बहुत विश्वास था, दवाइयों पे बहुत विश्वास था, वंडर्स ऑफ मेडिसिन, मिरेकल मेडिसिन, दवाई खा ली ठीक हो गए, कोई बात नहीं, हम कुछ भी खा सकते हैं। कुछ दिनों तक लोग ये भी सोचते थे, मगर जब फिर बीमारियां और बढ़ने लगी, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां आने लगी, तब उनको लगा ये तो गड़बड़ है, ऐसा क्यों हो रहा है, दवाइयां तो असर ही नहीं करती, कोई डिजीज को ठीक ही नहीं करती। तब उन्होंने रियलाइज किया और बताया कि दिस इज ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये जो बीमारियां हैं ये इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से फैल रही हैं, और स्ट्रेस लेवल जो बढ़ गया है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो बढ़ गया है उस वजह से। तो हम उसी को ठीक करने के लिए आए हैं यहाँ पे। होलिस्टिक कुकिंग में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको पहले आपसे पहचान कराएंगे जो आप क्या हैं। आयुर्वेदिक वेद के हिसाब से हम लोग 3 प्रकृतियां लेकर आते हैं। देखो आप कितना आयुर्वेदा ने एक ह्यूमन बॉडी को जाना है, कितना अच्छी तरह से इसमें आप समझेंगे कि कितना अच्छी तरह से एनालिसिस किया है पूरा। 3 प्रकृतियां होती हैं, वाता, पिता एंड कफा। ये हम अपने साथ लाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। यही इन्हीं के फंक्शंस हैं, जो ये काम करते हैं वो काम हम करते हैं। हमारे जो भी सारे काम है यही करवाते हैं हमसे। दे रन आवर लाइफ। इसमें इन 3 प्रकृतियों में कॉम्बिनेशंस भी हो जाती है आपस में, मगर मेन ये 3 है। और एक होती है प्रिडोमिनेंट, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में ज्यादा हो। हर एक प्रकृति की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। कफा की अलग है, पिता की अलग है, वाता की अलग है, ठीक है। तो नेचुरली उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, इसलिए हम भी अलग अलग है, कोई किसी से मिलता नहीं है, ठीक है। जब हम अलग अलग है तो हमको पहले ये देखना है कि हम कैसे स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा खाना खाना है, कौन होलसम खाना, जो पूरा सात्विक खाना समझ लीजिए, पौष्टिक आहार, सात्विक भी नहीं कहेंगे, पौष्टिक आहार खाना है हमको तंदुरुस्त रहने के लिए। पर आहार बहुत देर वेजिटेबल्स बहुत सारे होते हैं, जिसको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, खाने के बहुत सारे होते हैं। तो आपको पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि आपकी प्रकृति क्या है। आप कफा है, पिता है, वाता है, कौन सी प्रकृति है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आयुर्वेदिक डॉक्टर को। वो आपकी नाड़ी चेक करेंगे। यहाँ पे होती है हमारी नाड़ी, यहाँ पर नाड़ी परीक्षा उसको बोलते हैं। उनको नाड़ी से पता चलता है हमें क्या विकृति है। विकृति मीन्स इम्बैलेंस, क्योंकि देखो ये इम्बैलेंसेस हमारे साथ होती रहती है, क्योंकि हम कभी ना कभी, अगर हम कितना भी हम अच्छे से खाए, कभी ना कभी हम गलत कुछ खा लेते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर इनमें से इन 3 दोषास, इनको दोषा भी बोलते हैं, इन 3 दोषास में से किसी एक में विकृति आती है, इम्बैलेंस आती है, थोड़ा सा एलिमेंट घुस जाता है, कुछ थोड़ी सी बीमारी हो जाती है। तो तब हमको ये, अगर छोटी छोटी बातें हैं, इस कोर्स में हम आपको पहले बताएंगे कि आपके लिए कौन सा खाना, जब आप बताएंगे आपकी कौन सी प्रकृति है, हम आपको तीनों प्रकृतियों का खाना बताएंगे, क्या खाना है। वाता को क्या खाना है, पिता को क्या खाना है, पित्त प्रकृति को क्या खाना है, और कफ प्रकृति को क्या खाना है। और जब इनमें इम्बैलेंस आ जाती है
तो क्या नहीं खाना है वो भी हम बताते हैं। हम ये सारे आइटम्स जो हैं, फूड आइटम्स आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं, तो ताकि अगर कभी आपको जरूरत पड़े, किसी का वाता बढ़ गया तो वो जल्दी से नोट्स देख लेगा, अरे वाता बढ़ गया तो इसको शांत कैसे करे, हम आपको वो भी देते हैं, वो फूड आइटम्स भी देते हैं, तीनों प्रकृतियों के। ठीक है। फिर इसमें आता है हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, मगर आजकल जिन जो हमारे कुकिंग मेथड्स है उनसे पौष्टिकता बरकरार नहीं रहती है, हमारे खाने की नष्ट हो जाती है। पहले नष्ट नहीं होती थी जब लोग तंदुरुस्त होते थे, ये अभी का है, जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप होगी, तो उस वजह से पौष्टिकता नष्ट हो जाती, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज बदल गई। पहले होता था सेहत पे प्रायोरिटी थी और खुशियों पे प्रायोरिटी थी हमारी, पर अब इतनी जल्दी में सब लोगों को काम करना होता है ना, टाइम इज द प्रायोरिटी। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग इजाद हुए नए नए दीज यूटेंसिल्स, जिनमें जल्दी जल्दी खाना बनेगा, जिनमें खाना चिपकेगा नहीं, ऐसे सब आने लगे, मगर उन्होंने हमारा पौष्टिकता खाने की नष्ट कर दी। तो हम आपको बताएंगे हम किससे बनाएं, कौन से मेथड से खाना बनाएंगे ताकि हमारी पौष्टिकता बरकरार रहे और मिनिमम मिनिमम वेस्ट हो जाए, क्योंकि धोने में भी थोड़ी निकल जाती है, वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन मिनरल्स, धोने में भी अगर हम सब्जी पहले काटते हैं फिर धोते हैं तो उसमें मिनरल्स भी निकल जाते हैं, विटामिन भी निकल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, बट अदरवाइज पौष्टिकता बचती है। ऐसे हम आपको बताएंगे और आपको टेस्ट में फर्क लगेगा। जो सब्जियों का अपना टेस्ट होता है, किसी भी अनाज का अपना टेस्ट होता है, वो भी हमें पता चलता है कैसा है, और वहीं से शुरू हो जाती है हमारी गुड सेहत। फिर दूसरा आयुर्वेदा कहता है, जैसे हमने कहा अपना हमारा ब्रह्मांड डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है, इसमें टाइम को बहुत महत्व देते हैं, समय समय की बात है, समय पे काम करो, समय पे सो, समय पे उठो, समय पे खाओ, ये सब हमको ब्रह्मांड कहता है, नेचर कहता है। मगर हम इससे डिविएट हो गए, हमने इसको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि लाइफस्टाइल जो हमारा बदल गया उसमें हमने नेचर को पीछे कर दिया। ये दकियानुसी बातें हैं, ये कुछ नहीं होता है, एग्जैक्टली दकियानुसी ये भी सुनाया हमने कि ये तो चलो आजकल कौन करता है ऐसे, मगर नेचर नहीं बदला है, नेचर इज द सेम, वो अपने उसी स्पीड से अपना अपना विंटर विंटर में ही आता है, समर में ही आता है, अपने टाइम से आता है, सारी वेजिटेबल्स अपने टाइम से उगती है ना, हमें पता होता है आज कौन सा सीजन, किस फल का सीजन है, पता होता है ना किस सीजन में कौन सा फल आएगा। तो ये सब हमारे वजह से, क्योंकि हमने टाइम को ध्यान नहीं दिया, हम खाते नहीं टाइम पे, हम सोते नहीं टाइम पे, और हमारे उसमें हमारे शरीर को तकलीफ उठानी पड़ी विद डिजीजेस। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि खाना किस समय खाना है और क्या खाना है, जैसे ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे आप, कितने बजे करेंगे, क्या खाएंगे, ये सब हम बताएंगे आप रेजिमेंट ऑफ ईटिंग में, ताकि आप लोग समय पे खाना खाएं और सही चीज खाएं। ठीक है। फिर आता है एक विरुद्ध आहार। देखो मैंने बताया कि हम सब एक ही पंच महाभूत से बने हुए हैं, सब के सब, मगर फिर भी हम एक जैसे नहीं है, एक दूसरे से मिलते नहीं है, सबसे हमारी दोस्ती नहीं होती या सबसे हमारी दुश्मनी भी नहीं होती। इसी तरह ही जो वेजिटेबल्स हैं या अनाज हैं जो भी हम खाते हैं, उनकी भी आपस में मित्रता नहीं होती है। अगर हम उनको मिला के कुछ खाना बनाते हैं, तीसरी दो चीजों को मिलाया और जो तीसरा आइटम बना, वो हमारे लिए विरुद्ध होता है। तो ये विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं जो हमें नहीं खाने हैं, ये हम आपको कोर्स में बताएंगे, और क्यों नहीं खाने हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि उनसे भी कुछ विकृतियां आ जाती हैं, और कुछ विकृतियां ऐसी भी होती हैं जो फिर रहती हैं। उसके बाद आता है अल्कलाइन वाटर।
जब लोगों को एसिडिटी हो जाती है गलत खाना खाने से, ठीक है, दवाइयां खाते, डाइजीन खाते हैं, डाइजीन खाएंगे या कुछ और खाएंगे, मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हम अल्कलाइन वाटर बनाना सिखाएंगे। अल्कलाइन वाटर आपको हम सिर दर्द के लिए कैसे बनाना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी इश्यू होगा, उसमें दिखाएंगे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, फिर कफ में कैसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो हम आपको बताते हैं। इवन इतना भी बताते हैं कि काटना कैसे है, और हेडेक में, और इम्यूनिटी, टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी भी आप को बताएंगे, हाउ टू डू इट विद अल्कलाइन वाटर, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ठीक है। फिर हमारे में और दोष है, आप देखेंगे कुछ एक दोष होता है सत्वा, वो हमारे पास होता है पैदाइशी, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो सब हम अच्छे होते हैं, प्योर, एवरी चाइल्ड इज एब्सोल्यूट प्योर, बच्चे को भगवान माना जाता है। बट ग्रेजुअली जब हम दुनियादारी में आते हैं तो काम पे निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तब हमारे में रजस आ जाता है, राजसिक गुण, सात्विक गुण, इनको गुण बोला जाता है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो रजस जब कभी कभी तमस में बदल जाता है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमस इज ना ही हो तो अच्छा है, बट अदरवाइज इनका जरूरी होना भी बहुत जरूरी होता है, तमस का तो नहीं, रजस का एंड सत्वा का। तो हम आपको बताएंगे खाने के माध्यम से हम कैसे इनको कंट्रोल में रख सकते हैं, हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं सत्वा को भी, रजस को भी और तमस को भी, वो फूड आइटम्स भी हम आपको बताएंगे। फिर है उसके बाद है हमारा किचन। हमारे किचन में हमें सब कुछ मिल जाता है, हमारे पास स्पाइसेस है, वायरस के लिए लड़ने के लिए स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, कंटेजियस डिजीज को दूर रखने के लिए स्पाइसेस है, कंटेजियस मीन संक्रमित, जो छुआछात वाले बीमारी होती है उसके लिए क्या स्पाइसेस चाहिए वो भी है हमारे पास। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए भी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हम दूर रहें उनके लिए भी हमारे पास स्पाइसेस हैं और हर्ब्स हैं, ये सब हमारे किचन में है। तो हम आपको बताएंगे कौन सी चीज है जिसे आप कौन से ऐसे स्पाइसेस है जो आपके वायरस को दूर रखने, वायरल फीवर भी आता है कभी कभी, उसको दूर रखने के लिए आपके लिए लड़ेंगे, जो संक्रमित प्रॉब्लम से जूझ के आपको बचाएंगे, या आपके प्राणवायु को नॉर्मल रखेंगे, जो हमारी ऑक्सीजन लेवल होती है ना वो हमेशा ठीक रहनी चाहिए, या अगर आपको कोई और भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उससे भी कंट्रोल करेंगे। ये सब चीजें हमारे किचन में। फिर हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीबैक्टीरियल है, ये सब कुछ है, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये सब कुछ हमारे किचन में है, जिसे हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे कौन क्या काम करता है, ठीक है। आप लोगों को बस सिर्फ एक काम करना है, आप लोगों को आना है कोर्स में 9 जुलाई, 9th, 10th, 11th जुलाई को। रंजना जी आप प्लीज म्यूट करिए ना अपने आप। हम आपको आप लोग आइएगा 5 से 6 और दिन में 5 से 7 है कोर्स, और दिन में 2 बैचेस हैं, एक दिन में और एक शाम में, 9th, 10th, 11th जुलाई को आप लोग आइएगा और रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा, एंड यू विल सी कि आपको कितना फायदा होगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है वो आपको बदल देगा, इंसान को बदल देगा, खुद भी पता नहीं चलेगा
जो भी ये करता है ना, वो एक बहुत काम एंड कूल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारी, हमें अपने दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करना है ये हमें आता है। जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, वो दूसरों की तरफ बदलता है, क्योंकि जब हमें अपनी प्रकृति का पता चलता है कि अगर ये मेरी कोई आदत बुरी है, वो भी प्रकृति से पता चलती है, तो उनकी भी बुरी आदत हो सकती है। अगर वो कोई बुरी हरकत करते हैं तो वो आदमी खुद थोड़ी करता, वो तो प्रकृति करवाती है। तो जब सब कुछ प्रकृति करवाती है तो हम एक दूसरे को दोष कैसे देंगे? हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, हमें इग्नोर करना है, और इससे हम खुद बदलते हैं। बहुत बर्दाश्त, जिसको कहते हैं बर्दाश्त नहीं करते जबरदस्ती, हम बदल जाते हैं फॉर गुड। और हमारे कॉन्फिडेंस अपने में इतनी बढ़ती है कि किसी का हम बुरा नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, एंड दैट मेक्स यू अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और ये चीज इज नंबर 1 इन कीपिंग अस हेल्दी। जब हम पॉजिटिव, जितने हम लोग पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे, उतनी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। बीमारी अगर लगेगी भी ना, सच में पॉजिटिव पर्सन की बीमारी भाग जाती है, उसके पास रहती नहीं है। इतनी ताकत है पॉजिटिविटी में, और ये सब हमको इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स से मिलती है। तो आप आइएगा, थिंक ऑन दीज लाइन्स, और जरूर करिएगा रजिस्टर। और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी, भाई सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, मम्मी पापा जो भी घर में हैं, आज वो कहते हैं कि जो खाता है वो इस कोर्स में आ सकता है, जो खाना खाता है वो इस कोर्स में आ सकता है। एवरीबडी कैन कम। आदमी लोग भी आ सकते हैं, जेंटलमैन कैन, दे आर आल्सो वेलकम। बहुत लोग आते हैं, करते हैं ये कोर्स। सो आई लीव यू हियर विद दैट, द टाइम इज ओवर। अगर आपको कुछ पूछना है पारुल जी, आप दुर्गा पहली जी बार वो आए हो। बता दीजिए, हाँ डोनेशन भी, फीस भी बता दीजिए, हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन, हाँ, मैंने बताया है। रजिस्ट्रेशन फीस। पारुल आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा है। सोनिया जी चैट प्लीज बॉक्स इनको में, ठीक है, डोनेशन 1200 है, ओनली 12। चैट बॉक्स में लिख आप दीजिए। अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखिए। सोनिया जी अगर आप हैं वहां पे तो इनका बस, शी इज द ओनली वन जिसका बंद है, बाकी के खुले ही है। कल आप आ रहे हो ना? ओके ओके, कल आ जाना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो कल हम आपको बताएंगे, ठीक है? एंड थिंक ऑन दीज लाइन्स, यू विल बेनिफिट अ लॉट। ठीक है, चलिए, थैंक यू चंद्रा जी, आपने खोला नहीं, ऑन नहीं किया वीडियो, थैंक्स एनीवे। थैंक्स। तो चलें फिर। चल ओके, ठीक है। जय गुरुदेव, ओके, जय गुरुदेव, बाय।